हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने वाले हैं काबुलीवाला का थर्ड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं सुना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसे सुन सकते हैं। सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार मिनी की माँ मिनी के लिए काबुलीवाला को लेकर कितना असुरक्षित महसूस करती है। अब हम उसके आगे की कहानी सुनेंगे। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखूं तो वह संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढीले जामा पाजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुल वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है और भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा मन सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर उस जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर लपेटे उषा चरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाही बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला ओ काबुल वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते के साथ ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर झूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबीद सईस के साथ मित्रता जोड़ी। फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या,
अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक। इस पार्ट में हम इतना ही सुनेंगे। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अभी 2 पार्ट्स बाकी हैं, इसलिए आगे की सीरीज़ ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।